जय हिंद मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। मैं मनोज कुमार सिंह तोमर लाइव क्लास में आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, विषय भारत के संविधान पर जो आंतरिक प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा हो रही थी। तो कुछ आगे हम लोग बढ़े हैं, तो जहां से हम लोगों ने क्लास को रोका था वहीं से हम आगे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा उन मित्रों के लिए जो आज जुड़ रहे हैं या अभी जुड़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। दूसरा कि पढ़ाई के अलावा कुछ एक विषय है जिसपे हमारे ढेर सारे मित्रों की जिज्ञासा थी, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, तो थोड़ा आपसे बात करता हूँ। कई मित्रों का ये कहना था कि सर हम कोशिश कर रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो आप कोई अन्य ग्रह के प्राणी थोड़ा ही हैं। आप धरती के प्राणी हैं, आप मनुष्य हैं, और असफलता हर हाल में मिलेगी। और सफलता प्राप्त करने का यह कदम है बेटा, सीढ़ी है। और अगर आप असफल नहीं होना चाहते हैं तो कंपटीशन से दूर रहिए। कंपटीशन में आपको असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप बाकियों से अलग इस संदर्भ में होंगे कि असफल होने के बाद भी दूनी ताकत से हमला करें। तो असफलता कोई बुरी चीज थोड़ी है बेटा। और जब हम असफल होते हैं कंपटीशन में, जब हमको निराशा हाथ लगती है, तो वही तो वक्त है जिसमें हम अपने आप को संतुलित करें, पूरी ताकत से फिर से प्रयास करें, अपनी कमियों की विवेचना करें, ना कि बैठ के रोए धोएं। तो रोने धोने से आपका थोड़ी सब कंपटीशन क्लियर होने वाला है। और एक बात पूरे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि देखो, हम मनुष्य है बेटा, पूरी ताकत है हमारे पास, पूरी क्षमता है। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो दोष आपका है, किसी और का दोष है ही नहीं है। आप अपनी हार का ठीकरा किसी के सर फोड़ दो, ये आप करते हो। क्योंकि देखो, हम मनुष्यों की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमसे बेस्ट इस धरती पर कोई है नहीं। वो तो परिस्थितियां थी, वो तो फलाना था, वो तो ढिमाका था, जिसकी वजह से हम असफल हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी हर सफलता और हर असफलता का श्रेय लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। जब आप असफल होते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल धैर्य बना के रखें। ये प्रतियोगी परीक्षा है, और इसमें ये सब लगा रहेगा, सफलता असफलता चलती रहती है। सफल आप 5 बार होंगे बेटा, असफल आप 5 बार होंगे, सफल तो एक ही बार होना है ना। तो इसको एंजॉय करिए ना, असफलताओं को लेके बहुत घबराइए नहीं। जब आप असफल होते हैं तो बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि सफल एक ही बार होना है और आर पार की लड़ाई होनी है। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा धैर्य से इंतजार करिए सफलता का, और इतनी आसानी से सफलता मिल जाना भी आप सफलता की तौहीन हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, पढ़ते रहिए, विवेचना करते रहिए, विश्लेषण करते रहिए, अपनी कमियों को परखते रहिए। एक दिन सफल होंगे आप, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं, मेरे 20 साल का अनुभव है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से लेके आज एक शिक्षक के रूप में 20 साल से काम कर रहा हूं। मैंने किसी भी ऐसे बच्चे को असफल होते हुए नहीं देखा। वो चाहे दिल्ली पढ़ता हो, चाहे वो लंदन पढ़ता हो, चाहे वो इलाहाबाद पढ़ता हो, चाहे वो गांव में पढ़ता हो, मैंने ऐसे एक भी बच्चे को असफल होते हुए नहीं देखा जिसने पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन किया हो, जिसने अध्ययन किया हो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक बच्चा जो असफल हुआ, हाँ एक ही जरूर हो सकती है कि सफलता में वक्त लग सकता है, ये स्वाभाविक है। क्योंकि कभी कभी सफलताएं आपके हिसाब से नहीं मिलती। कि जब आप चाहते हैं कि अब मेरी उम्र 21 साल हो गई, 22 साल में हम आईएएस बन जाते, और फिर फलाना धमाका हो जाता हमारे जीवन में, तो सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं होगा बेटा। हाँ, आपके हिसाब से जरूर होगा। बस आप निरंतर लगे रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये कंपटीशन कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, जितनी बहुत बड़ी चीज आप बना के बैठे हो। एक मनुष्य के रूप में हम इस धरती पे क्या क्या कर गुजरे, और आपके जिम्मे काम है कि घर के अंदर बैठिए, जाड़ा गर्मी बरसात से बच के, लाइट जलाइए, जाड़े में रजाई ओढ़ लीजिए, गर्मी में एसी चला लीजिए और पढ़िए। और 5 घंटे आप पढ़ लेते हैं, आप पहाड़ ढकेल देते हैं, क्योंकि आपने धरती का इतना बड़ा काम कर दिया कि पूछिए मत।
अरे बड़ा संघर्ष है बेटा जीवन में, बाहर सड़क पे निकल के देखिए। और आपके जिम्मे जो काम सौंपा गया है ना, मुझे लगता है कि सारे कार्यों में से सबसे आसान कार्य है। और यह भी अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए तकलीफ वाले दुनिया आगे आने वाली है। तो असफलता को लेके बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल परेशान ना हो। असफलता सफलता की एक स्वाभाविक सीढ़ी है। जब आप असफल होते हैं तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपने आप को और मजबूत करिए और ताकतवर बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। और सफलता अगर आती है तो उसका स्वागत करिए, भागिए मत, घबराइए नहीं, रिवीजन करिए, विचार करिए। आप जब तक सही ढंग से विश्लेषण नहीं, एक्चुअल में है क्या परेशानी बेटा, उसको जरा समझिए। 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर आते हैं हम अभी विषय पे बात करेंगे। कुछ मित्रों की एक साइकोलॉजिकल परेशानी है, मनोवैज्ञानिक परेशानी है कि वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। वो हम लोगों का जो विद्यार्थी जीवन था इलाहाबाद में ना, तो सड़क पे कोई सीनियर जा रहा है तो बच्चे बताते थे ये सर सबसे जानकार हैं। ठीक है भैया, जानकार हैं, तो हमारी जानकारी किस काम की कि अभिष्ट लक्ष्य को हम पा ही नहीं सके। आप इलाहाबाद में गए हो बेटा, विद्वान बनने गए हो, बड़ी अच्छी बात है। आप दिल्ली में गए हैं, विद्वान बन जाए, इस धरती के परम ज्ञानी हो जाए आप, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत तो यह है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने गए हैं वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। एग्जामिनर को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि परीक्षा में जो मैंने पूछा वो आप बता पा रहे हो कि नहीं। अगर उन चीजों को आप बता पाते हैं तो आप विद्वान हैं, नहीं बता पाते हैं तो आप नहीं है विद्वान। मुझे लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं की यही परिभाषा है। तो जब आपको ये पता है कि हमसे जो पूछा जाएगा वो हम बता, मान लो कि जो पूछा गया वो ना बता के बाकी चीजें आपको आती हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका यह है कि हमला करने वाले की हमेशा पैतरों को समझना होगा। आपके ऊपर आक्रमण वो परीक्षक करेगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जब तक आप उसकी साइको को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहां से हमला करता है, जब तक इसका विश्लेषण नहीं होगा आप हारेंगे। तो सबसे जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का विश्लेषण करिए, पिछले वर्ष के पेपर की एनालिसिस करिए, उसमें भी थोड़ा वक्त लगाइए। आप रातों दिन पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये आपके लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है कि आप प्रतियोगी परीक्षा जो भी आपके टारगेट में हो उसका एक विश्लेषण आप करें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस इलाके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बदलते समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है। यह जितना खूबसूरत, जितना बेहतरीन विश्लेषण होगा, सफलता की संभावनाएं उतनी ही प्रखर होंगी। मैंने बहुत कुछ देखा है। अभी किसी दिन आपसे बात करूंगा लाइव आके कि ऐसे ऐसे बच्चे जो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लौट के चले आए, उनको लगा कि उम्मीद की कोई किरण नहीं है। मैंने उनके अंदर उम्मीद की किरण दी, उन्होंने कोशिश किया और सफल होके दिखाए। तो धैर्य रखिए बेटा। एक बात कि बच्चों के दिमाग में यह होता है कि पढ़ने का तरीका कौन सा हो। एक बात मुझे बताइए, अगर पढ़ने का कोई एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल तरीका अगर होता तो मार्केट में बिक रहा होता पढ़ने का तरीका कि ऐसे पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए और आप बन जाएंगे आईएएस। ऐसा कोई तरीका मार्केट में बिक रहा है आज के जमाने में जहां हर चीज बिकने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। पढ़ने का कोई आदर्श तरीका नहीं है। जो तरीका आपको सूट करे मित्र, वही आदर्श तरीका है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आप आरामदेह महसूस करें, जिसमें आप चीजों को मैनेज कर सकें, वही बेहतर तरीका है। न तो उत्तर लिखने का कोई आदर्श तरीका होता है, एक उत्तर को 50 तरीके से लिखा जा सकता है मुख्य परीक्षा में और 50 एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा। वैसे ही पढ़ने का कोई आदर्श तरीका नहीं है। कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। एक बच्चे ने कहा अगर बिल्कुल ना पढ़ा जाए तो फिर क्षमा करें, कंपटीशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। अच्छा, एक भ्रम और फैलाया गया है कि बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है, जो बहुत शब्द का अर्थ आप लगाते हैं उतना बहुत नहीं पढ़ना है। और अगर बहुत पढ़ने से होता मित्र तो थोड़ा बुद्धि लगाइए
कि वे हमारे मित्र जो इलाहाबाद जैसी जगहों पे 8-8 साल से पढ़े हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत तो पढ़ ही लिए होंगे, तो फिर काहे नहीं हो रहा है? तो बहुत पढ़ने से नहीं होने वाला है। कहते हैं ना बेटा कि स्ट्रेटेजिक पढ़ाई होनी चाहिए, टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए। मैंने तो अपने विद्यार्थी जीवन में इलाहाबाद में कई बच्चों को पहले प्रयास में सफल होते हुए देखा। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, और एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश करिए कंपटीशन को, और कल्पना की दुनिया के बाहर निकलिए। कंपटीशन में एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसका उत्तर उसे चाहिए। वह अगर आप जानते हैं तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, वह आप नहीं जानते, बाकी आप सब जानते हैं, कोई मतलब नहीं है कंपटीशन में। तो जरा सा विश्लेषण करिए, समझिए, और बिल्कुल मत घबराइए बेटा। अपनी हार को वो घबराने का थोड़ा दुख होता है, सबको होता है, मनुष्य है, हम प्रयास करते हैं, जब नहीं होता है तो दुख होता है, स्वाभाविक है। तो 2-4 दिन दुखी उखी हो जाइए, रो धो लीजिए अगर बहुत बड़ी परेशानी है तो, लेकिन फिर ज्वालामुखी बन के फूटिए, पूरी ताकत से हमला बोलिए, और कंपटीशन आपका होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि दुनिया बड़ी संघर्षपूर्ण है बेटा, संघर्ष बाहर है सड़कों पे बहुत अधिक। आप भी जो कर रहे हैं संघर्ष इसमें भी है, ढेर सारे बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन संघर्ष में ही तो आप ये सिद्ध करेंगे कि आप लोगों से बेस्ट हैं। तो लोगों से बेहतर सिद्ध करने के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। आप बताइए कि मैं लोगों से बेस्ट हूं, लोगों से बेहतरीन हूं, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब फ्रस्ट्रेट होने या घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में स्वाभाविक है बेटा कि हम लोग थोड़ा तकलीफ में चले जाते हैं जब कंपटीशन में नहीं होता। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं सफल हुआ तो हो ही गया, लेकिन जब आप सफल नहीं होते हैं थोड़ा दुख होता है, सबके साथ होता है। तो वो कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। अगर आप असफल होने पे दुखी नहीं होते तो 2 ही लोग दुखी नहीं होते, एक जो एकदम पढ़े नहीं होते, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि मेरा होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि जब आप मेहनत करते हैं और जितनी शिद्दत से, जितनी गंभीरता से आप टारगेट की तरफ काम करते हैं, और जब नहीं होता है तो दुख होना स्वाभाविक है। तो दुखी हो जाइए, लेकिन दुखी होने के बाद फिर चैतन्य हो जाइए, फिर जग जाइए, और पूरी ताकत से इस बात को समझिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई। कमी जरूर कहीं रह गई होगी, उस कमी को दूर करिए और अगली बार हमला करिए, विजेता बनेंगे आप। ये मैं कह रहा हूं, और अपने 20 साल के पढ़ने पढ़ाने के अनुभव से कह रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए। चलिए बेटा, हम लोग विषय पे आते हैं, टॉपिक है। तो थोड़ा सा उन मित्रों के साथ हाँ शेयर करिए बेटा। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि सिर्फ आपको मेरी ये मदद करनी है कि मैं जैसे ही लाइव हूं आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा मेरी बात अपने मित्रों तक पहुंचानी है। और इसी पेज पे हम प्रतिदिन लाइव होते हैं, तो जो अगर चाहते हैं रेगुलर हमें सुनना देखना, वो पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। जैसे मैं लाइव होऊंगा नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। बाय द वे, अगर आप व्यस्त हैं, आपका छूट गया, आप नहीं पढ़ पाए, तो यूट्यूब चैनल है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से इंस्टा में भी है, इसी नाम से फेसबुक पे है। वहां जाइए और यूट्यूब पे आपको सारे वीडियो एक क्रम से मिलेंगे, उसका आप अध्ययन करिए। और मेरी कोशिश ये है कि आपकी सफलता में मैं थोड़ी सी भूमिका का निर्वहन कर सकूं। बहरहाल विषय पे आते हैं हम लोग। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, खास करके जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या रही है। उस समस्या को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। इवन सिविल सर्विसेज में न जाने कितने बच्चों को पीसीएस आईएएस बनाया हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई रहस्यमय और कोई गोपनीय चीज आपको नहीं पढ़नी है, वो चीजें एकदम खुली किताब है, तबीयत से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल, तो भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत का जो संविधान है, संविधान में क्या होता है, राज्य व्यवस्था का वर्णन होता है। बड़े विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है, वहां जाके देखिएगा। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना उचित नहीं है। तो भारत के संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था पे कुछ चीजों का प्रभाव पड़ा, उसका भी विश्लेषण मैंने एक वीडियो में किया था, वहां जाके देखिएगा। इस पे हम लोगों ने आंतरिक प्रभाव का अध्ययन शुरू किया है। आंतरिक प्रभाव में कंपनी के शासन के प्रभाव का अध्ययन किया है। तो कंपनी के शासन के समय कौन कौन से अधिनियम लाए गए थे जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पे पड़ा, और कालांतर में जब हम लोगों ने अपने संविधान की रचना की तो उन चीजों का कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा उस पर बात करनी है आपसे।
तो एक बात कि अधिनियम कौन कौन से हैं वो से एक बार बोल दे रहे हैं बेटा, जिनको कॉपी ओपी हो, पेन वेन हो हाथ में, तो नोट्स भी बना लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के देख देख के कर लेंगे आप। तो पहला मैंने बोला था कि कंपनी के शासन के समय एक अधिनियम आया जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद एक अधिनियम आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद एक अधिनियम आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद आया संशोधनात्मक अधिनियम 1786। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव दिखता है, इसलिए हम इनका नाम ले रहे हैं। फिर आया चार्टर अधिनियम 1793। फिर आया चार्टर अधिनियम 1813। फिर आया चार्टर अधिनियम 1833 और फिर अंतिम चार्टर अधिनियम आया 1853। क्यों? क्योंकि इसके बाद कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। 1858 के अधिनियम से सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटेन की संसद को हो गया। तो अब जो भी अधिनियम आएगा अब वो सीधे ब्रिटेन की संसद से हमारे लिए आएगा। तो आज का संदर्भ है बेटा जिसपे हम बात करेंगे वो है पिट्स इंडिया एक्ट। सन 1784, हिंदी में कहते हैं पीट का भारत अधिनियम। तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं और आपका नजरिया स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आप तो ऐसे ही प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में एक मामला फिर बिगड़ा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक मामला यह बिगड़ा कि सन 1776 से 1782 तक आंग्ल मराठा युद्ध होते रहे, अंग्रेज और मराठाओं में युद्ध होते रहे। आपको पता है मराठाओं ने युद्ध की एक नई शैली अपना ली थी। इस शैली को हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामार युद्ध, जो आज भी आप देख रहे हैं। जितने इस तरह के ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हो या इस तरह के जितने भी नक्सलाइट वगैरह हो, इसी तरह की लड़ाई लड़ते हैं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर का या छापामार युद्ध का उद्देश्य युद्ध जीतना थोड़ा ही होता है। इस युद्ध का मतलब खाली ये होता है कि जितना अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके नुकसान पहुंचाएं, और नुकसान पहुंचा भी देते। तो आंग्ल मराठा युद्ध में यही हो रहा था कि मराठा अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचा रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा मामला लंबा खींचा, लगभग 6 साल तक ये मामला होता रहा, और इनकी नाक में दम कर दिया मराठाओं ने अंग्रेजों को। और इसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति फिर गड़बड़ा गई, फिर गड़बड़ हो गई। अभी तो आपने देखा 1773 में बंगाल के अकाल के कारण और मैसूर के युद्ध के कारण गड़बड़ाए थे। 1772 में इनको उधार मांगना पड़ा, और इस बार इनकी मट्टी पलीत किया मराठाओं ने और इनको परेशान कर दिया। इनकी आर्थिक स्थिति फिर चौपट हो गई, और आर्थिक स्थिति चौपट हो गई तो इनको फिर 10 लाख पाउंड का उधार मांगना पड़ा। सॉरी, समस्या यह है बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी कि हर 10 अरे भैया अभी 1773 और 1784 यही ना है मामला बेटा। तो 1773 में 10 लाख पाउंड का उधार मांगना, और 1784 में फिर 10 लाख पाउंड का उधार चाहिए। तो आप खाली उधार लेने गए हो कि आप कुछ करने भी आए हो भारत में? हर 10 साल पे आपको 10 लाख पाउंड का उधार चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में? भाई कुछ डिसमैनेजमेंट तो चल रहा है। उसमें वहां फॉक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चार्ल्स फॉक्स थे। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। उनको पता था कि ये सब ठीक ठाक भारत में कर नहीं रहे हैं लोग। तो एक कठोर अधिनियम लाने की कोशिश की, इंडिया एक्ट के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कठोर अधिनियम लाया जाए। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि अधिनियम तो नहीं पारित हो गया, फॉक्स की सरकार ही गिर गई, अल्पमत में आ गई। और मुझे लगता है कि ब्रिटेन की संसद में यह पहला अवसर था
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तो बता ही दिया कि मेरी हैसियत को समझिए, हम सरकार गिराने की हैसियत रखते हैं। तो आप जरा कल्पना करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जिसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। अधिनियम तो नहीं पारित हो पाया, सरकार ही गिर गई। तो ब्रिटेन की संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी की पैठ कितनी गहरी थी इसका अंदाजा तो लग ही रहा। सरकार जब गिर गई तो विलियम पिट प्रधानमंत्री हुए, और विलियम पिट वास्तविकताओं से पूरी तरह से परिचित थे। वो समझ रहे थे कि मामला ठीक ठाक नहीं है, लेकिन चूंकि 10 लाख पाउंड का ऋण देना ही था, इसलिए अधिनियम लाना ही था। तो विलियम पिट्स ने एक अधिनियम प्रस्तुत किया जो पारित हुआ, तो उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। मुझे लगता है थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको। अब इस अधिनियम में क्या हुआ, तथ्यात्मक चीजें हैं, उसकी चर्चा तो हम कर ही लेंगे, हर जगह लिखा हुआ, लेकिन इसमें एक अवधारणात्मक चीज पे नजर रखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट वह पहला अधिनियम बना जिस अधिनियम पे ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। फिर से सुनिए, पिट्स इंडिया एक्ट वो पहला अधिनियम बना जिसमें ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, या यूं कहें कि पिट्स इंडिया एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन लागू हुआ, डायरकी लागू हुई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का कुछ हिस्सा ब्रिटेन की संसद अपने पास रखा और कुछ हिस्सा इनके पास दिया। तो क्या हुआ, जो मुख्य पोस्टुलेट है थोड़ा उस पर हम बात करते हैं। कॉपी उपी होगी तो नोट कर लीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट का पहला प्रावधान यह बनाया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाएगा, एक नियंत्रक मंडल का गठन किया जाएगा। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नियंत्रक मंडल में कितने, 6 सदस्य होंगे। जो इसका अध्यक्ष होगा वो स्टेट सेक्रेटरी कहलाएगा, भारत सचिव कहलाएगा। बाकी सदस्यों को कमिश्नर कहा जाएगा। अब ये सदस्य कहां से होंगे, तो कहा गया कि ब्रिटेन की संसद से, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य होंगे उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। 6 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, नामित किया जाएगा, और यही 6 लोग कहलाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। और इनके जिम्मे काम यह रखा गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कोई सैनिक कार्य करेंगे वही, ब्रिटेन की सरकार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब कोई सैनिक कार्य करेगी तो उसे सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेनी होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिना परमिशन के वो भारत में कोई सैनिक कार्य नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो अपने ही करेंगे। ब्रिटेन की संसद का उसमें कोई दखल नहीं था, लेकिन बिना हमसे पूछे नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक लोग थे, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल कहा जाता था, इन लोगों के जिम्मे काम सौंपा गया कि जो व्यापारिक कार्य जैसे हो रहा था वो आप लोग करते रहिएगा, उसमें ब्रिटेन की संसद का कोई दखल नहीं होगा, लेकिन सैनिक कार्य जब आप लोग करने जाएंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेनी होगी। तो आपको नहीं लगता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 2 भागों में बंट गया? एक भाग पे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किया और एक भाग पे नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने सैनिक कार्यों पे नियंत्रण किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे करने लगे। तो क्या ये दोहरा शासन नहीं हुआ? ये डायरकी नहीं है, द्वैत शासन नहीं है, इसी को द्वैत शासन कहते हैं। ये भूलिएगा नहीं बेटा। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैत शासन लागू किया गया। एक काम और हुआ जिसके लिए अधिनियम जाना जाता है, वो ये कि जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, उसकी परिषद में 4 लोग होते थे, और ये नियम बना दिया गया था कि जो भी निर्णय होगा बहुमत के आधार पे होगा। और फ्रांसिस साहब की कलाकारी देखा ही आपने, पिछले वीडियो में जाके देखिएगा कि वो अपना गिरोह बना लिए थे। तो इससे भी बड़ी तबाही हुई। अरे तबाही का मतलब आपने सुना, मैंने आपसे चर्चा किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स से अपने पिस्तौल से फ्रांसिस के ऊपर गोली चला दिया। अब ये तो उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री पे गोली चला दें। ये बढ़िया शासन हो रहा है, ये कौन सा शासन हो रहा है भाई? तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा था। ब्रिटेन की संसद इस पे नजर रखे हुए थी,
तो इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा कि अब गवर्नर जनरल की परिषद में 4 नहीं 3 लोग रहेंगे, और एक भी सदस्य अगर गवर्नर जनरल के सपोर्ट में आ गया तो मान लिया जाएगा कि बहुमत है। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अगला कार्य यह किया गया कि प्रांतों में तो गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर में भी 4 सदस्यीय परिषद होते थे, तो प्रांतों के गवर्नर के परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये मोटी मोटी बात है बेटा पिट्स इंडिया एक्ट का। क्लियर हुआ? अब जाहिर सी बात है एक दिन में मैं एक ही अधिनियम की चर्चा करूंगा, क्योंकि ज्यादा हो जाना आप भी बोझिल हो जाएंगे और ठीक नहीं है। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा। मैंने कुछ बच्चों को कहा था कि इनको नोट्स की आवश्यकता होगी, हार्ड कॉपी के रूप में हम भेज देंगे। पीडीएफ में कन्वर्ट करने का प्रोसेस अभी चल रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी यानी बच्चों ने जो क्लासरूम नोट्स बनाया है हैंड रिटन, वो नोट्स उपलब्ध है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बस एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, और अगर छूटता है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके जरूर वीडियो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस यही आपसे सहयोग की उम्मीद है मुझे। बाकी तो हम कल फिर आएंगे इसी वक्त, इसी पेज पर, इसी प्लेटफॉर्म पे, और आपसे हम फिर बात करेंगे अगले अधिनियम पे, और वो अधिनियम होगा संशोधनात्मक अधिनियम 1786। तो कल इस पे चर्चा करके धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और पूरा संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था आपको समझाएंगे। पूरे दावे के साथ कहता हूं, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। बस शर्त इतनी सी है कि ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। और चूंकि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होता भारतीय राज्य व्यवस्था में, आपका भी गलत नहीं होगा। निश्चिंत रहिएगा। इसी के साथ अपनी बात हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।